Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie called RRR. इस मूवी को मैंने खुद जाकर बड़े पर्दे पर एंजॉय किया और इसकी इतनी बड़ी हाइप के चलते जो इतनी सारे सब्सक्राइबर्स जो डिमांड कर रहे थे, तो सॉरी फॉर दैट कि मैं इसे मेन चैनल पर नहीं लेकर आ सकता क्योंकि वहां पर स्ट्राइक आने का डर है. That's why I am explaining this movie on this channel. अब चैनल बचाने के चक्कर में मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकता ना. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है और वक्त है आज से करीब 60-65 साल पुराना. एक छोटी सी बच्ची प्यारे गीत के साथ में एक बढ़िया सा टैटू अंग्रेजी जनरल स्कॉट की बीवी के हाथ पर बना देती है. वो टैटू उसे इतना पसंद आता है कि वो स्कॉट को कहती है कि वो इस बच्ची को ले जाना चाहती है. इसके बदले उनका मैनेजर उनके परिवार को 2 सिक्के दे देता है. हालांकि उसकी मम्मी को ये लगता है कि बच्ची ने गाना गाया इसलिए उसका हर्जाना मिल रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो उनकी बच्ची को ले जा रहे हैं. और थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसके पीछे पीछे भागती है. काफी दूर भाग जाने के बाद तक भी वो लोग गाड़ी नहीं रोकते, लेकिन फिर भी वो उसकी गाड़ी के सामने आती है, रोती है, चिल्लाती है, अपने बेटी को वापस ले जाने की गुहार लगाती है, मगर वो औरत उसकी एक नहीं सुनती. और वहीं पर एक पुलिस वाला आकर उसके सर पर एक जोरदार लकड़ी का वार करता है, जिसकी वजह से उसकी माँ की वहीं डेथ हो जाती है. जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है वन ऑफ द लीड कैरेक्टर यानी कि रामा पर. हेलो गाइज, मुझे हो गया है क्रिकेट का भूत सवार क्योंकि मुझे जीतना है इस बार प्लेयर स्पोर्ट पर 10 करोड़ तक का इनाम. आ गया है मैच सीजन और प्लेयर स्पोर्ट की विनिंग्स का भूत तो सब पर ही चढ़ेगा. अरे डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट फैंटेसी गेमिंग ऐप, जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है. और सीजन की विनिंग्स तो बवाल है बाबा. तो इंडिया के अब हर घर में होगा क्रिकेट का भूत सवार. प्लेयर स्पॉट पे मैं सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, बहुत ही इजी एंड एंटरटेनिंग गेम्स भी खेलता हूँ, जैसे कि लूडो, रमी, स्नेक एंड लैडर्स, कॉल ब्रेक जैसे 15 से ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स जिनको खेलकर आप भी जीत सकते हो अप टू 50 लाख. अब आप बोलोगे कि प्लेयर स्पॉट ही क्यों, तो रीजन नंबर 1, 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइज और रोज ऐसे नए नए अलग अलग ऑफर्स. रीजन नंबर 2, इजी विड्रॉल विद नो KYC. रीजन नंबर 3, 1 करोड़ यूजर्स प्लस प्लेयर स्पॉट का ट्रस्टवर्दी और सिक्योर सर्वर. रीजन नंबर 4, दिस ऐप इज अवेलेबल ऑन iOS एंड Android. तो ये मैच सीजन अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ बुलाओ और जीतो रेफर एंड अर्न का बोनस. अब लेट मत करो, नीचे लिंक से तुरंत क्लिक करके इंस्टॉल करो प्लेयर स्पॉट और भिड़ते हैं अपने फेवरेट क्रिकेट टीम या फेवरेट गेम के साथ. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आज के दिन लाला लाजपत राय के पकड़े जाने पर देश के सभी लोग गुस्सा थे पुलिस पर. उनमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई शामिल थे. पुलिस स्टेशन पर अंग्रेजों का राज था, इसीलिए बाहर हर कोई देसी इनकलाब जिंदाबाद और अंग्रेजों देश छोड़ो के आंदोलन पर लगे थे. तभी एक शख्स बड़ा सा पत्थर उठाकर पुलिस स्टेशन में खींचकर मारता है और अंग्रेजों के एक बड़े अफसर की तस्वीर पर जाकर वो लगता है और वो तस्वीर टूटकर नीचे गिर जाती है. तो जनरल कहता है कि कैच हिम ब्लडी बास्टर्ड. और इतनी देर जो शेर शांत था उसमें अब गुस्सा आ चुका था और हजारों की भीड़ में वो अकेला कूद पड़ा, सिर्फ अपने बॉस के दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए. सब लोगों को बहुत मारता है, बहुत पीटता है और उसी सरदार के पीछे जाने की कोशिश करता है जिसने वो पत्थर फेंका था, मगर सब लोग उसे आगे नहीं बढ़ने देते, उसे बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं. एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि वो चालाकी से चट्टान पर जाकर उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वहां पर भी लोग उसे जाने नहीं देते. मगर रामा में इतनी ताकत थी कि वो अकेला ही 10 पर भारी था और वो फाइनली उस सरदार को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आया और उस टास्क को पूरा किया. ये देखकर पूरा पुलिस स्टेशन और साथ ही अंग्रेजी अफसर इस कदर खामोश हो चुके थे कि हमें डरना किससे चाहिए, सामने खड़ी इस भीड़ से या इस पहाड़ जैसे इंसान से. मगर इतना ही काफी नहीं था कि रामा ने फिर मुंह धोकर उस हजारों की जनता के सामने फिर से अपनी लकड़ी तान ली. इतना गुस्सा देखकर तो वहां की पब्लिक अकेले रामा से डरकर वहां से भाग जाती है. यह सबूत था रामा की दिलेरी का. अगले दिन सभी अफसरों को प्रमोशन मिलना था जिनके अंदर रामा का भी नाम था, मगर उसे प्रमोशन नहीं मिलता. इस वजह से वो काफी खफा हो जाता है कि आखिर उसने इतने साल इतनी मेहनत करी फिर भी उसे स्पेशल ऑफिसर की पोजीशन नहीं मिल पाई. वहीं पर हम बैकेट को देख पाते हैं जो कि स्कॉट का मैनेजर होता है. वहां पर उससे मिलने के लिए गांव के मुनीम आते हैं और उसे बताते हैं कि कुछ टाइम पहले आप हमारे गांव में आए थे और गौनों की एक लड़की ले गए थे. वो लोग बहुत ही गरीब और बहुत ही मासूम है, वो बस अपनी बेटी वापस पाना चाहते हैं. लेकिन बैकेट उन्हें मना कर देता है और कहता है कि अगर नहीं देंगे तो क्या कर लोगे. तो मुनीम उन्हें बताता है कि जिस तरीके से जंगल में भेड़ों का परिवार होता है और उन भेड़ों के परिवारों में छोटे मेमने होते हैं, तो उनको संभालने के लिए उनका एक गडरिया होता है जो कि अपने परिवार की रक्षा दिलो जान से करता है. बस ये बात याद रख लेना कि अगर आपने उस गडरिये की बात ना मानी तो कहीं वो शिकारी का जबड़ा ना तोड़ दे. देन सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के सेकंड लीड कैरेक्टर पर यानी कि भीम पर,
जो कि इस वक्त जंगल में अपने सर पर खून भरा लोटा डालता है और अपने पीछे जंगली जानवरों को भगवाता है। हालांकि उसका मकसद एक भेड़िए को पकड़ना था, मगर जंगल में भागते भागते उसके पीछे शेर लग जाता है। फिर भी भीम हार नहीं मानता और बड़ी दिलेरी के साथ में उसका सामना करता है। उसे अपने जाल में फंसा लेता है, मगर जाल फांसने वाला वो लकड़ी का फट्टा फट जाता है। मगर शेर को रोकना तो था, इसीलिए वो अपनी बाजुओं की ताकत से उन दोनों रस्सियों को पकड़कर जाल में पीछे उसे लपेटता हुआ शेर पर जोरदार दहाड़ मारता है और उसके सर पर धतूरे से बना एक बेहोशी का गैस मार देता है, जिसकी वजह से वो शेर वहीं पर शांत हो जाता है। मगर इसके बाद वो उससे माफी भी मांगता है, क्योंकि इन सभी जानवरों को पकड़ने के पीछे भीम का एक खास मकसद था। ऐसा करते हुए उसे इस वक्त 6 महीने हो चुके थे और ये सब वो उस छोटी लड़की मल्ली के लिए कर रहा था, जैसे कि स्कॉट और उसका परिवार उसे उसके गांव से काफी दूर ले जा चुका था। हालांकि शहर में भीम को कोई पहचान ना ले, इसलिए उसने अपना नाम अख्तर रख लिया था और एक मैकेनिक की लाइफ स्पेंड कर रहा था। वहीं पर अंग्रेजों को भी इस बात की भनक चल चुकी थी कि उस बच्ची को बचाने के लिए उनके शहर से कोई ना कोई जरूर आएगा। इसलिए वो सभी एक मीटिंग बिठाते हैं, जहां पर बैकेट कहता है कि उस गडरी में बहुत ताकत है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तो क्वीन कहती है कि मैं एक ऑफर देती हूँ, जो भी उस शख्स को पकड़ कर लेकर आएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। इस बात को वहां खड़ा राम भी सुन रहा होता है और इस काम को करने के लिए वो तैयार था। जिसके बाद में राम भेस बदल कर गाँव में घूमने लगता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो गडरिया कहाँ छिपा हो सकता है। मगर इतने लोगों में उसे पहचानना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो दंगाई करने वाले लोगों के बीच में चला जाता है और कहता है कि अगर अंग्रेजों को इस देश से हटाना है तो क्यों ना स्कॉट को ही मार दिया जाए। अगर वही नहीं रहेगा तो पूरा देश अंग्रेजों की चपेट से आजाद हो जाएगा। तभी वहां पर भीम का दोस्त पहुंच जाता और कहता है कि हम तो वैसे भी स्कॉट को मारना ही चाहते थे, मगर हमें आज तक कोई दिलेर मिल नहीं रहा था। क्या आप इस काम में हमारी मदद करेंगे? राम को अपनी पहली घड़ी मिल चुकी थी, क्योंकि इस शख्स के जरिए वो उस गडरिये तक पहुंच सकता था जिसकी तलाश में सारे अंग्रेजी अफसर लगे थे। मगर रास्ते में जाते वक्त एक पुलिस वाला उसे सलाम ठोक देता है। इस वजह से भीम का दोस्त राम से डरकर भागने लगता है। हालांकि राम भी उसके पीछे भागता है, लेकिन आगे खड़ी भीड़ के अंदर वो घुल मिल जाता है, जिसके बाद राम उसे कहीं ढूंढ नहीं पाता। वही थोड़ी देर बाद में हम अख्तर को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त एक छोटे बच्चे को नदी से मछली पकड़ने के लिए कुछ पैसे देता है। वो बच्चा हालांकि उस नदी में मछली पकड़ने जाता जरूर है, मगर वहीं ऊपर के ब्रिज पर एक ट्रेन चल रही थी, जिससे कि डामर रिस रहा था और ब्रेक लगने के कारण हल्की चिंगारी से उस डामर में आग लग जाती है और तेज आग की लपटें इंजन में एक जोरदार विस्फोट कर देती है, जिससे कि ब्रिज में से ट्रेन की बोगियां अलग अलग होकर नीचे गिरने लगती है। उस बच्चे की जान बचाने के लिए वहां पर कोई नहीं था। एक तरफ तो यह हादसा राम देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ यह हादसा भीम भी देख रहा था। और फिर होता है इस कहानी का सबसे बड़ा कमाल, जहां पर इन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। ये ऐसे इशारे कर रहे हो मानो जैसे कि कोई बहुत ही पुराने फौजी हो और किसी जंग के लिए तैयार हो। जिसके बाद एक बैठता है बाइक पर और एक बैठता है घोड़े पर, और दोनों अपने तेज चालाक दिमाग से उस छोटे बच्चे को बचाकर बाहर ले आते हैं। और यहीं से होती है इन दोनों के बीच की दोस्ती, एक हिंदू तो एक मुसलमान, जिनकी दोस्ती पर पूरा शहर सलाम करता था। हालांकि एक फायर था तो एक वाटर था, मगर दोनों की खुद की ताकत थी। इन दोनों की दोस्ती पर हर दुश्मन झुकता था। अब बेसिकली यहाँ पर राम का काम था उस शख्स को पकड़ना जिसकी अंग्रेजी पुलिस को तलाश थी। वहीं पर अख्तर का काम था अंग्रेजों के घर में जाकर मल्ली को वापस छोड़वाना, क्योंकि मल्ली के बिना उसका परिवार अधूरा था। मगर इस काम को करने के लिए उसे उसके घर जाना पड़ता और घर में वो घुस नहीं सकता था। एक दिन उसकी मुलाकात जेनी से होती है, जिसका दिल साफ था, वो उसकी मदद करता है और वहीं पर जेनी भी उसके साथ खुश होकर वहीं शहर में घूमकर छोटे मोटे सामान खरीदने लगती है, जिसके अंदर एक छोटी चनिया चोली, हाथ का चूड़ा और एक टोपी थी। जब वो ये सब खरीद रही थी तो भीम उससे पूछता है कि आपका साइज तो बड़ा है, ये तो आप छोटे के लिए खरीद रहे हो, आपके लिए तो बड़ा लगेगा। तो वो कहती है कि ये मेरे लिए नहीं, हमारे घर में एक छोटी इंडियन लड़की है, उसके लिए खरीद रही हूँ। और जब अख्तर को मल्ली के बारे में पता चलता है तो वो खुद अपने हाथों से एक इंडिकेशन वाला चूड़ा बनाकर जेनी को देता है। जब जेनी जाकर ये सब कुछ मल्ली को देती है तो मल्ली को पता लगता है कि सचमुच उसके लिए उसके लोग आज भी तैयार हैं, यानी कि वो लोग उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसा कि अख्तर ने जेनी की मदद करी थी उसकी गाड़ी ठीक करवाने में, उसका पूरा शहर घुमवाने में और खरीदारी करवाने में, तो जेनी ने खुशी में अपने घर पर चल रही पार्टी का एक इन्विटेशन उसे भेज दिया होता है। मगर अख्तर को इंग्लिश आती नहीं थी, इसीलिए वो ये बात राजू को बताता है। इस वक्त राम ने भी अपना दूसरा नाम राजू रख लिया होता है। जब राजू को पता चलता है कि अख्तर उसके खास दोस्त को अंग्रेजों ने इनवाइट किया है तो वो उसे शानदार बना ठना कर पहुंचवा देता है उन्हीं के कैसल में। जेनी वहां पर अख्तर को देखकर काफी खुश थी, मगर अंग्रेजी डांस करने वाले उसे देखकर नाराज थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे जैसा डांस कोई कर नहीं सकता, और वैसे भी काली चमड़ी को तो क्या अच्छा नाच करना आता है, नाचने का दम तो हम बस गोरों में। इस बात से तो अख्तर को गुस्सा आ जाता है और तभी उसका साथ निभाने के लिए वहां पर राम भी पहुंच जाता है। और फिर आता है इस मूवी का एक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग कॉल्ड नाचो, जिसकी ताल पर
हर कोई थिरकने लगता है। ये डांस काफी तेज था, इसलिए अंग्रेज लोग बीच में ही हार मान जाते हैं। आखिर में सिर्फ दो बचते हैं, अख्तर और राजू। मगर राजू इस बात को जानता था कि अगर वो जीत गया तो अख्तर की यानी कि उसके बेस्ट फ्रेंड की प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी, इसलिए वो अपनी दोस्त के लिए हार मान जाता है और डांस में जीत होती है अख्तर की। इतने सारे अंग्रेजों में एक इंडियन का जीतना बहुत ही बड़ी बात थी, इसलिए जैनी उसे अपने रूम में चाय के लिए इन्वाइट करती है। और जब अख्तर उसके कमरे में पहुंचता है तो उसे मौका मिलता है वहां पर मल्ली को ढूंढने का, इसलिए वो हर दरवाजे के पास जाकर मल्ली को ढूंढने लगता है। तभी उसे मल्ली के गाने की आवाज आती है और वो फाइनली उसे ढूंढकर उसके पास आ जाता है, उसके गले लग जाता है। मल्ली कहती है कि मैं एक पल भी यहाँ पर नहीं रुक सकती, लेकिन अख्तर कहता है कि मुझे इस वक्त तुम्हें यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना मेरे लिए, हमारी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। मुझे वक्त दो, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। अब जहाँ एक और राम राजू बनकर उस गडरिये की तलाश में था, वहीं पर भीम अख्तर बनकर इतने टाइम से मल्ली को छुड़वाने की प्लानिंग में था। ये दोनों ही अपने अपने काम में एक एक कदम आगे बढ़ चुके थे। जहां राम ने भीम के साथी को पकड़कर उसके खिलाफ मारामारी करके सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करी, वहीं दूसरी ओर भीम ने यह ठान लिया कि आज रात अंग्रेजों की पार्टी में वो अपने काम को अंजाम देंगे और मल्ली को वापस गांव लेकर आएंगे। इसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के बीच में हम लोगों को एक छोटी सी लव स्टोरी के बारे में भी पता चलता है, जो कि थी राम और सीता की। गोदावरी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां से राम आया था और उसने सीता को यह वादा किया था कि वो इस गांव के हर एक शख्स के हाथ में हथियार देगा, इसीलिए वो पुलिस में भर्ती होने के लिए जा रहा है। और राम के हाथ में यही मौका था कि जाकर उस गडरिये को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दे और स्पेशल ऑफिसर की जॉब पकड़ ले। मगर ऐसा होने से पहले वहां एक अनहोनी हो जाती है और भीम का दोस्त एक सांप फेंक कर उसके हाथ पर मार देता है, जो कि राम को काट लेता है। अब राम के पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। राम सोचता है कि मैंने जिसको भी सारे वादे किए थे वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं, तो अब इस बंदे को यहाँ पर पकड़कर भी क्या मिलेगा, इसलिए वो उसे जाने देता है और बस अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहां से भीम गुजरता है और वो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड जो कि मरने की हालत में, आखिर ऐसा हुआ कैसे। थोड़ी जांच पड़ताल पर उसे पता चलता है कि उसे सांप ने काटा है, इसलिए वो तो जंगल का वासी था, उसे हर चीज पता थी कि किस जानवर के किस नशे का क्या तोड़ है, इसलिए वो जड़ी बूटियों की मदद से राम का इलाज करना शुरू करता है और साथ ही साथ में अपना प्लान भी बता देता है और कहता है कि मैं अख्तर नहीं, मैं भीम हूँ। मैं यहाँ पर अंग्रेजों के बीच में हमारे कोनों की एक छोटी लड़की मल्ली को बचाने के लिए आया हूँ। मेरे दोस्त, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुमसे सच्चाई छिपाई, मगर इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। यानी कि राम को इतने टाइम से जिस शख्स की तलाश थी वो यही था, मगर वो इस वक्त कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसका शरीर पूरी तरीके से सांप के जहर के चपेट में आया हुआ था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। भीम तैयार था अंग्रेजों की चटनी बनाने और मल्ली को छुड़वाने, वहीं पर राम तैयार था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ षड्यंत्र रचने के जुर्म में भीम को पकड़ने के लिए। भीम को ये बात मालूम थी कि अंग्रेजों के घर में 2 दरवाजे, एक के बंद होने पर ही अगला खुलता है, इसलिए वो तब तक इंतजार करवाता है जब तक कि उनके दोनों दरवाजे सेम टाइम पर ओपन नहीं हो जाते। और जैसे उसे मौका मिलता है तो वो वही जानवरों से भरा ट्रक उनके पूरे महल में डाल देता है और हर एक जानवर को खुला छोड़ देता है, जिनके अंदर जंगली जानवर जैसे कि चीता, शेर, भेड़िए, कुत्ते और बड़े बड़े हिरन थे। वो इतने भूखे थे कि अपने सामने आने वाले हर शख्स को मौत के घाट उतार रहे थे। इसी बीच भीम मौका पाकर मल्ली को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब उसके सामने आ खड़ा होता है राम और कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। पहले तो वैसे काफी समझाता है, उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर राम के सर पर भी ड्यूटी का भूत सवार था। एक बहुत ही बड़ा रीजन था जो कि मैं आगे आपको इस स्टोरी में बताऊंगा। इन दोनों के बीच में पहले शांति से बात होती है, मगर जब शांति से बात नहीं बनती और जिस चाबी से उसका दरवाजा खुल सकता था वो चाबी जब भीम के हाथ से गिर जाती है तो उसके गुस्से का तो कोई आंकड़ा ही नहीं होता और वो आकर राम पर भारी पड़ने लगता है। इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, एक आग था तो एक पानी। बट एट द एंड वहां पर स्कॉट पहुंच जाता है और मल्ली के सर पर गोली दागने वाला होता है। तब वहां पर राम भीम को कहता है कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो ये अंग्रेज मल्ली को जान से मार देंगे। और अब नहीं चाहते हुए भी भीम को वहां पर सरेंडर करना ही पड़ता है कि जो भी गडेरिये को पकड़ कर लेकर आएगा तो उसे इस काम के बदले स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। और इसी के चलते राम को मिल जाती है स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट, जिसमें उसे अंग्रेजों के हथियारों का गोदाम संभला दिया जाता है जहां से पूरे शहर में हथियार सप्लाई किए जाते थे। साथ ही उसे एक स्पेशल बंदूक भी मिलती है। उसकी टेस्टिंग के लिए वो जब जा रहा होता है तब उसे एक फ्लैशबैक आता है और यहाँ पर होती है इस कहानी के 3rd लीड कैरेक्टर की एंट्री, यानी कि अजय देवगन। ये बात थी करीब 1930 की, जब स्कॉट एक गांव में लगान वसूलने के लिए पहुंचा था, मगर वहां के सरपंच ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। तो स्कॉट ने उससे हाथापाई करने और बात ना मानने के जुर्म में पूरे गांव के सामने पेड़ पर लटकवा दिया और सजा सुनाई, सजाए मौत। जहां पर एक अंग्रेज आकर उसे बंदूक से शूट करने वाला था, लेकिन तभी स्कॉट कहता है कि तुम ये गोली एक देसी पर वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें इसकी कीमत मालूम है? ये एक गोली की कीमत 15 रुपए है, जो कि 7
सात समुंदर पार से बनकर आती है, अगर मारना ही है तो उसे हथौड़े से मार दो। और तभी वहां पर गांव में सभी लोगों के सामने उसे हथौड़े से पीट पीट कर जान से मार दिया जाता है। इस बात को अजय देवगन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते और इसी वक्त वो पुलिस की नौकरी को छोड़कर वहां से एक बंदूक और कुछ गोलियां लेकर भाग जाते हैं और अपने ही गांव के छोटे से कस्बे में अपने आसपास के लोगों को ट्रेनिंग देने लगते हैं और उनका मकसद था अंग्रेजों को देश से खदेड़ देने का। हालांकि इस वक्त वो सभी लोग लकड़ी की बनी बंदूकों से प्रैक्टिस कर रहे थे और असली बंदूक सिर्फ अजय देवगन के पास थी और उनका यह मानना था कि अगर जंग लड़नी है तो जंग के हथियार भी होने चाहिए, मगर उससे पहले उन हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इसी बीच हम छोटे राम और छोटी सीता को देख पाते हैं जिनमें बचपन में काफी ज्यादा प्यार था, मगर एक दिन प्रैक्टिस के दौरान वहां पर असली अंग्रेज पहुंच जाते हैं और बंदूकों से उनके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह पता चलता है कि एक छोटी टुकड़ी उनके खिलाफ बंदूकों से हमला करने वाली है। वहां पर सिर्फ अजय देवगन था जिसके पास में असली बंदूक थी और वो अपनी एक ही बंदूक से काफी सारे लोगों को ढेर कर देता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब एक पुलिस ऑफिसर उसकी उंगली पर गोली चला देता है और वहीं पर उसकी उंगली फट जाती है, मगर तभी वहां पर साथ निभाने के लिए राम पहुंच जाता है। तब वो अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन देता है, लोड, एम एंड शूट। ऐसा करते करते उन्होंने 40 से 50 पुलिस ऑफिसर्स को ढेर कर दिया था, मगर वो भी किसी से कम नहीं थे और वो धीरे धीरे करके उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। और अब जब बारी थी रिलोड की तब राम को पता चलता है कि उनके पास तो सिर्फ एक गोली है और आगे आने वाले दुश्मन सैकड़ों। तब अजय देवगन कहता है कि बेटा इस एक गोली की कीमत बहुत ज्यादा है, जब मैं शूट बोलूं तो शूट करना। जिसके बाद अजय देवगन एक चोगा पहनकर सभी पुलिस वालों के सामने सरेंडर करता है और कहता है कि आप सभी मुझे पकड़ सकते हैं, आ जाइए। और जब सारे अंग्रेज उसके पास पहुंचते हैं तो वो कहता है लोड, एम एंड शूट और राम अपनी उस आखिरी गोली को अजय देवगन पर शूट करता है जिसकी पीठ पर बहुत सारे बम बंधे थे और वहीं पर ढेर सारे अंग्रेज मारे जाते हैं और उनका कस्बा उस जंग में शहीद होने से बच जाता है। मरने से पहले अजय देवगन की अपने बेटे से यही एक शर्त थी कि अगर एक बंदूक इतने सारे अंग्रेजों पर भारी पड़ सकती है तो सोचो अगर हर हाथ में बंदूक होगी तो इनको तो हम कब का खदेड़ देते। मुझसे वादा करो कि इस गांव के हर शख्स के हाथ में बंदूक होगी। और यही रीजन था कि राम ने अपने पिता से वादा किया था कि वो स्पेशल ऑफिसर बनेगा और गांव के हर शख्स के हाथ में बंदूक देगा। अब अगले दिन बारी थी भीम को सजा देने की। उसे पहले चाबुक से खूब पीटा जाता है, मगर क्वीन कहती है कि मुझे इसे लहू लुहान देखना है, इसे किलो वाले चाबुक के साथ मारा जाए। मारते वक्त राम उसे बार बार कहता है कि अपने घुटने टेक लो, हार मान जाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। मगर भीम अपने घुटने नहीं टेकता और उसके पूरी बॉडी से खून निकलता जाता है और उसके खून का कतरा जब बहते बहते अपने देश के लोगों के पैरों तक पहुंचता है तो देश की भीड़ ऐसे उमड़ पड़ती है जैसे मानो आज के आज अंग्रेजों का खात्मा कर दे। ऐसी दिलेरी देखकर राम अपने साथी को कहता है कि मैं इतने टाइम तक ये नहीं समझ पाया कि हर हाथ में बंदूक देनी चाहिए। जो काम हजारों बंदूकें कर सकती थी वो सिर्फ आज भीम की एक आवाज ने कर दिया। मुझे उसे बचाना ही होगा, उसके लिए मुझे एक प्लानिंग सेट करनी होगी। इसलिए राम अगले दिन जाता है स्कॉट के पास में और उसे कहता है कि अगर ये भीम नॉर्मल चाबुक से घुटने नहीं टेका, कील के चाबुक से घुटने नहीं टेका, इसका मतलब यह है कि ये खुददार है, हमें इसकी हिम्मत तोड़नी पड़ेगी, क्यों ना मल्ली की आंखों के सामने इसकी जान ले ली जाए। तो स्कॉट कहता है कि हाँ ये आइडिया सही रहेगा। राम गो अहेड, जाओ अपने सैनिकों को तैयार करो और उन्हें बंदूकें दो। राम को इसी दिन का तो तलाश था और वो बंदूक गृह में जाकर सभी बंदूक की नलियां तोड़ देता है ताकि कोई भी शूट ना कर पाए। और अगले दिन जब भीम की फांसी की बारी थी तो वो रास्ते पर एक पेड़ गिरवाकर स्कॉट को मरवाना चाहता था, मगर स्कॉट को इस बात का पता चल चुका था क्योंकि जब उसने उसे हाथ में लाया था तो उसके हाथ में बारूद लग चुका था। इसी वजह से वहां पर सारे पुलिस वाले भी चौकन्ने हो जाते हैं और इन दोनों के ऊपर ही फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ तो भीम अंग्रेजों को मार रहा था, वहीं दूसरी तरफ राम भी पीछे नहीं हट रहा था और काफी मार कुटाई के बाद में भीम वहां से मल्ली को लेकर भाग जाता है, मगर पीछे बच जाता है राम, जिसे कि पुलिस वाले पकड़कर बंदी बना लेते हैं। यहाँ से कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है जहाँ पर सभी पुलिस वाले भीम, मल्ली और साथ ही उसके साथियों को पकड़ने के लिए तैयार थी। इसलिए वो हर शहर, हर चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों को भिजवाकर ये पता लगवाना चाहते थे कि आखिर ये लोग छिपे कहाँ हैं। ये सभी दिल्ली से काफी दूर आ चुके थे और छुपने की जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर इनकी मुलाकात सीता से होती है। सीता ने भी सेम वही लॉकेट पहन रखा था जो कि राम पहना करता था और जब सीता उसे बताती है कि अपने परिवार का बदला लेने के लिए राम ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी, तब जाकर भीम को सारी सच्चाई पता चलती है और उसे गुस्सा आता है कि उसने अपने ही हाथों से अपने बेस्ट फ्रेंड को नुकसान पहुंचाया। इसलिए वो निकल पड़ता है राम को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ राम को पुलिस वालों ने मार मार कर उसकी टांगे तोड़ दी होती है। इस वजह से वो चल नहीं पाता। जब भीम को ये बात पता चलती है तो वो उसे अपने कंधे पे बिठाकर उन पुलिस वालों को एक एक करके ढूंढता जाता है और ढेर सारे पुलिस वालों की चटनी बना देने के बाद में जब वो थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए राम को एक जंगल में बिठाता है तो उसे वहां पर राम की मूर्ति दिखती है। राम के बहते खून को रोकने के लिए वो उसे भगवा पहना देता है और साथ ही उसे अपने आप की सुरक्षा के लिए एक धनुष हाथ
में दे देता है और जब पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है तो वहां पर अंग्रेज पहुंचकर उसी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन इस वक्त तक राम तैयार हो चुका था क्योंकि भीम ने जड़ी बूटियों से जो उसका इलाज करा था, राम की ताकत वापस आ चुकी थी और वो एक एक करके हर किसी को श्री राम की तरह धनुष से तीर मार मार कर उनका वध कर रहा होता है। और लास्ट में बारी आती है स्कॉट की, मगर इस बार राम उसे तीर नहीं मारता बल्कि ये मौका वो भीम को देता और कहता है कि एक गोली जिसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि उस देसी पर व्यर्थ नहीं किया जाता, तो क्यों ना उसे विदेशी पर व्यर्थ किया जाए और उसे उसकी औकात दिखाई जाए। तो भीम उसके दिल पर वार करता है और खून की लहर के साथ में स्कॉट वहीं पर मारा जाता है। और ढेर सारी बंदूकें जो कि उनके गोदाम में थी वो सारी राम अपने गांव में अपने लोगों को जाकर देता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन मूवीज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।